चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, है ना। मूल अधिकार देख रहे थे, ठीक है। किसमें मूल अधिकार? भाग 3। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार है। कौन कौन से बताइए? चारों का, है ना। हाँ ठीक। कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक है? नहीं, कंप्लीट कितना है? 12 से 32 की 35, है ना। 12 से 35 तक के, है ना, मूल अधिकार है। लेकिन एक्चुअल में जो 6 मूल अधिकार है वो आपके हैं 14 से लेकर के 32 तक के, है ना। जिसमें से एक हमारे जो मूल अधिकार थे संपत्ति के, उसको हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है। कब हटाए हैं? 78 है ना, 76 नहीं है, 78 है, वो 42वां है, ठीक है। तो 1978 में हम लोग हटाए हैं और उसको हम लोग कानूनी अधिकार बनाए हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे आपके, देखो, समानता का अधिकार हो चुका है, ठीक है। मतलब 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण लागू होना, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टिकल 15 भी हो चुके हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। उसके बाद आपके 16 है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता, ठीक है। यही देख रहे थे हम लोग शायद, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस में आए थे? 16, है ना। अनुच्छेद उसको 16 करो, ठीक है। ये आपके बोलता है लोक नियोजन। नियोजन मतलब होता है आपके सरकारी नौकरी। लोक नियोजन के पद पर, है ना, लोक नियोजन के विषय पर, है ना, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता, ठीक है। इसके बारे में आपके बताया गया था। तो इसके अंतर्गत आपके मैं बताया था, ठीक है, कि सबसे पहले आपके क्या है, सभी व्यक्ति को 16(1) में आपके सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ये है ना, ये बोला गया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 16(2) आपके बोलता है कि भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। और इसको भी आपके फिर से वही भेदभाव है, किसे? धर्म, लिंग, भाषा, जाति, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के लिए या सरकार के माध्यम से किसी भी नियुक्ति में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखने से लगता है कि किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन अब आप क्या कहते हैं? अपवाद में। अब ये अपवाद क्यों लाए हैं? एब्सेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि आजादी हमको मिले कितना साल हुआ? लगभग 80 साल हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारी जो संस्कृति हजारों सालों का संस्कृति है ना भाई, भारत का। लेकिन आप हजारों साल अगर पीछे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ग विशेष वाले हैं जिसके साथ सामाजिक भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है? और होने के कारण ऐसे वर्ग वाले हैं, ठीक है, या ऐसे जाति विशेष वाले हैं जो आपके समाज में आगे नहीं बढ़ पाए। तो उन व्यक्तियों को जो ऑलरेडी पहले से पीछे हैं और जो समाज बहुत आगे चले गए, उन दोनों को बराबर स्थान देने के लिए जो पिछड़े समाज है, ठीक है, या जिसके साथ जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ है, उनको आगे लाने के थोड़ा से पुश करने के लिए क्या किया गया? उसको आरक्षण की व्यवस्था किए गए हैं। फिर से समझा रहा हूं एक बार, है ना। देखो, आरक्षण का मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला का सीट को कम कर दिए गए हैं, पहले ही वो लोग ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। मात्रा में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक वर्ग विशेष का है अभी भी आपके आगे, उसके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जाति विशेष वाले हैं जिसके साथ अभी भी समाज में 80 साल हो गए ना भारत को आजाद हुए, उसके बाद भी आपके क्या है? जाति के स्तर पर भेदभाव होता है। तो उस भेदभाव को, है ना, समाप्त करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी कारण से अगर जो पिछड़े समाज में या शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हैं, ठीक है, या सामाजिक स्तर पर पिछड़े हैं, तो उनको आगे लाने के लिए क्या व्यवस्था की? हम लोग आरक्षण का प्रावधान किए हैं। इसी आरक्षण को बोलते हैं आपके अपवाद है ये, ठीक है। और ये आपके है
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं ना, सकारात्मक भेदभाव है ये, नकारात्मक नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आपके ऑलरेडी आगे हैं उसको हम पीछे कर रहे हैं। इसका ऐसे उदाहरण समझिए एकदम सामान्य भाषा में। अगर आपके पास ये आपका गाड़ी है, मान के चलो है ना, 4 चक्का का गाड़ी रहता है। अगर ऑलरेडी अगर 3 चक्का आपके पास ठीक ठाक है, अगर एक चक्का में हवा नहीं है, पंचर है, तो क्या करेंगे आप? नहीं भाई, जो चक्का हवा नहीं है, पंचर नहीं, उसी को तो हम ठीक करेंगे ना, कि बाकी में और हवा डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ऑलरेडी वो तीनों ठीक है ना भाई। जो आपके क्या है कमजोर है, जिसको हम सुधार सकते हैं, उसी को हम क्या करेंगे? ठीक करेंगे और आगे चलेंगे। तो यही आपके समाज ऐसे ही चलता है कि भाई समाज में अलग अलग जाति धर्म विशेष वाले हैं, इसमें से कुछ वर्ग विशेष वाले बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसे वर्ग विशेष हैं जिसको बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला है। किसी भी कारण से हो सकता है ना, सामाजिक भेदभाव के कारण हो सकता है। जैसे महिलाओं को देख लीजिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। आप लोग को दिया था क्या? नहीं दिया गया था। वो तो अभी मिल रहा है। तो भाई अभी मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपको आरक्षण देना चाहिए, या आपको आरक्षण होना चाहिए, तब तो आप आगे बढ़ेंगे ना। इसी कारण आप देख लीजिए अभी आपके है ना 106 संविधान संशोधन के तहत हम लोग क्या लाए हैं? महिला आरक्षण बिल लाए हैं लोकसभा में। पता है आपको? ताकि महिलाओं क्या हो सके, हमारे संसद में इसकी भागीदार बढ़ सके। आजादी के या फिर आपके संविधान लागू होने के लगभग 70 साल हो चुके हैं हम लोग को, है ना, 70 और ये 5 75 76 साल। उसके बाद भी आपकी महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो संसद में नहीं है, मतलब हम लोग उसको आरक्षण नहीं दिए हैं। तो गलती किसकी है? अब तक के जितने भी सरकार, उसकी गलती है। अच्छा उसको छोड़ो, आप लोग को भी गलती है। महिला आप लोग जब मांग करते कि हम लोग वोटिंग नहीं डालेंगे, जब हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं तो हम वोटिंग क्यों डालेंगे? सीधी बात है कि नहीं? तब जाकर के लोग प्रतिनिधित्व देते। तो आरक्षण का मतलब ये है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं ना, सकारात्मक भेदभाव है। ऐसा नहीं कि ये देखो ये 4 चक्का है, ठीक है, ये आपके ऑलरेडी पंचर, तो इसी को हम ठीक करेंगे ना भाई, तब तो गाड़ी आगे चलेगा। तो ऐसे ही आपके दिए जाते हैं। हाँ, यहां पास आपके ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ग विशेष वाले भी मिलेंगे जिसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जाति के आधार पर आरक्षण ले रहे हैं। तो इसमें आपके सरकार सुधार कर सकती है, या पहचान करके उसको आरक्षण से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप देखेंगे तो ओबीसी में आपकी व्यवस्था भी बनाए गए हैं। आपको पता है ओबीसी में आपके 2 प्रकार के होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। नाम सुने हैं? जो लोग अभी जब फॉर्म डालोगे आप लोग, है ना, तो वो लोग जब आप फॉर्म डालते तो उसमें लिखा रहता है नॉन क्रीमी लेयर। आप लोग नॉन क्रीमी लेयर वाले है ना, तभी तो हमको क्या मिलता है? आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या है, ओबीसी के लिए आपके सरकार ने लागू किया है। अब इसको थोड़ा समझिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है ना। क्रीमी लेयर मतलब आपके होता है, ठीक है, जिनके पिताजी का आय आपके 8 लाख से अधिक है, इसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। हाँ, वार्षिक। ठीक है, भारत में जैसे प्रति व्यक्ति आय इतना कम है, आप जान रहे हो, अभी इसी साल हम लोग 2 लाख के आसपास पहुंचे हैं हम लोग। एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 2 लाख है, ठीक है, पूरा 12 महीने का, अभी इस साल का डाटा के आधार पर। मतलब एक महीने का कितना हुआ है? लगभग हाँ, लगभग आपके है ना 15-12 में 81 लोग, है ना 17-18 हजार के आसपास। लेकिन वो केवल एक व्यक्ति का, मतलब ये पूरा परिवार का पालन पोषण करते उतने में। समझ में आ रहा है? तो आप सोच के देखो, 15-16 हजार में आपके पूरा 4-5 लोगों का परिवार है, एक महीने चल जाएगा? नहीं चलेगा ना भाई। ठीक है, तो अगर इतना अगर है किसी पिताजी की आय 8 लाख, ठीक है, और अगर वो ओबीसी में आते हैं, है ना, जैसे साहू है, कुर्मी है, वर्मा है, ठीक है, यादव है, ये अगर आते हैं तो उनको आपके क्या है, ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। जिनके पिताजी का आय क्या है, 8 लाख से कम है, तो उनको क्या मिलता है? आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखना, जब लोग आय बनवाते हैं ओबीसी वाले, ठीक है, तो इससे कम ही बनता है आय। उसी के पिताजी का आय इससे ज्यादा होगा जो आपके गवर्नमेंट जॉब में होगा, या जिसका प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति महीना का आय कम से कम 1 लाख से ऊपर है, तभी उनको क्या नहीं मिलता है? आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वरना आपको क्या है, सबको आरक्षण का लाभ मिलता है। तो उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। अब यही व्यवस्था क्या हो रहा है, अभी इस बार मांग चल रहा है कि एसटी एससी भी लागू करेंगे करके, क्योंकि एसटी एससी समाज में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी ऑलरेडी बहुत अच्छे पोस्ट में थे, अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हैं, और उसके बाद फिर से वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपके समाज में आप देखेंगे, और बहुत सारे से है, मतलब जिसको क्या है, जरूरत नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, या जैसे मान के चलो आपके डिप्टी कलेक्टर थे, या सचिव थे कहीं के, या कलेक्टर थे, या प्रोफेसर थे कॉलेज के। अब उनके सोचो, जिनके पिताजी आपके प्रोफेसर है, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर है, उनको फिर से आपके आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो ये गलत बात है ना भाई। जिसके लिए हम लोग आरक्षण की व्यवस्था करें उनको मिलना चाहिए।
जो मतलब ऑलरेडी जिसके लिए क्या है सरकार व्यवस्था किए हैं, जो एफर्ट कर पाएंगे वो अगर वो आरक्षण ले रहे तो ये तो गलत बात है ना भाई। तो इसी के बारे में आपकी क्या है ये चर्चा चल रहा है कि इसमें हम फिर से क्या लागू करेंगे, आरक्षण मतलब क्रीमी लेयर इसमें भी लाया जाएगा करके, किसमें, एसटी और एससी में। मतलब जिनके पिताजी के आय अगर 10 लाख या 8 लाख है ना, 8 लाख से अधिक अधिक होगा तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे सरकार बोल रहा है ना कि सोच रहे हैं करके, लेकिन अभी ये व्यवस्था नहीं किया गया। अब इसका मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूं। देखो एसटी एससी आपके हैं, ओबीसी के साथ भेदभाव ज्यादा नहीं होता है, आप लोग जानते हो। होता है क्या, बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं होता है। लेकिन ये जो वर्ग है एसटी और एससी, इनके साथ ये कितनों भी बड़े पद में चले जाए, इसके साथ भेदभाव होता है, अभी भी होता है। समझ में आ रहा है, आपको भले नहीं लग रहा होगा, आप सरकारी कार्यालय में चले जाइए, इस वर्ग के साथ अभी भी भेदभाव होता है। ठीक है, मतलब कुछ मात्रा में इनके साथ भी होता है, नहीं होता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जिसके मन में अगर श्रेष्ठतावाद अगर भरा हुआ है, श्रेष्ठतावाद मतलब होता है ब्राह्मणवाद, और यहां पर थोड़ा समझेंगे ना, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणवाद मतलब होता है एक विचारधारा। ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को अंदर हो सकता है, वो एसटी के ऊपर हो सकता है, एससी के अंदर हो सकता है, ओबीसी के अंदर भी हो सकता है, वो विचारधारा, उसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद। मतलब श्रेष्ठता वाली भाव कि हम लोग ऊंचे जाति के हैं। जैसे आपके ओबीसी बोलेगा कि नहीं हम लोग तो एससी से ऊंचे आते हैं, हम लोग ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। ओबीसी वाले भी एससी के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करता है कि नहीं करता है, करता है ना भाई। तो उसके अंदर भी क्या चीज है, वो ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है। फिर से समझा रहा हूं मैं, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं होना है, ब्राह्मणवाद मतलब एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत आपके भले एसटी कैटेगरी के हो लेकिन अपने आप को उच्च मानते हैं। अच्छा, एसटी में भी आप देखना कई जोर अपने आप को क्या मानते हैं कि हम लोग ऐसे वाले एसटी हैं, वो लोग वैसे वाले एसटी हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना भाई। ठीक है, वैसे आप इसमें भी देख लीजिए, ओबीसी में बताएं, जैसे हम हमारे साहू में देख लीजिए। ठीक है, रंगा तेली और भंगा तेली सुने हैं नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। ठीक है, शादी बर ब्याह करोगे तब समझ में आएगा आपको। उस समय जब आपकी रोटी बेटी का संबंध आता है ना, तब पूछा जाता है कि तुम लोग किस प्रकार के तेली हो, मतलब छोटा तेली और बड़ा तेली। अब भाई ओबीसी है, उसमें भी छोटा बड़ा तेली चल रहा है। मतलब एक प्रकार से क्या है, जो बड़ा तेली अपने आप को क्या बता रहा है, श्रेष्ठ बता रहा है। तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो एक ऐसी विचारधारा जो अपने आप को श्रेष्ठता का भाव दिखाता है, वो आपके क्या है, उसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद या श्रेष्ठतावाद, कि हम ऊंचे हैं। ठीक है, ये वाली बात। जैसे मेरे जो दादा है अभी जिंदा है ना, मैं बड़े दादा है वो, ठीक है, अभी लगभग मेरे को लगता है कि 90 से ऊपर चला गया, 95-96 चल रहा होगा। ठीक है, वो मतलब एससी कैटेगरी, हमारे गांव में एक भी करके एससी नहीं है, पहले बता देता हूं ना उधर। तो वो एससी कैटेगरी वाले से इतना चिढ़ते हैं वो, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब उनको घर में लाना भी पसंद नहीं करते हैं। और हम लोग के एक दो जने बाहर के दोस्त आए थे। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, वो विचारधारा अभी भी बैठा हुआ है कि नहीं ये लोग जो समाज है छुआछूत वाले हैं, ठीक है, चमड़ा है, ऐसे बोल देते थे। तो गलत बात है कि नहीं है बताइए। लेकिन हम उस विचारधारा से प्रेरित नहीं है हम, क्योंकि हम क्या है, पढ़े लिखे समाज में आते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है। तो जब तक आपका पढ़ाई लिखाई आगे नहीं होगा तब तक हम लोग इस विचारधारा से आगे नहीं निकलेंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर जिसके मन में भी अगर होगा श्रेष्ठता वाली भाव तो उसको आप त्याग दीजिए, है ना। ऐसा कोई भाई, प्रकृति ने आपको इंसान के रूप में पैदा किया है, जाति धर्म तो हम लोग यहां आने के बाद बनाए है ना। आप लोग खुद सोच के देखिए, प्रकृति ने हमको कैसे बनाया है। आपको भी वैसे बनाया, इंग्लैंड वाले को भी वैसे बनाया, अफ्रीका वाले को भी वैसे ही बनाया है। कैसे सील लगा के भेजा ऊपर से कि तुम जाओ, तुम ब्राह्मण बनोगे, तुम ये बनोगे वो बनोगे। वो तो हम लोग गलती से पैदा हो गए ना भाई उसी धर्म में या उसी जाति में, तो हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन श्रेष्ठता वाली भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मनुष्य और मनुष्य समान है भाई, ये भी आपके वही मनुष्य है, मैं भी वही मनुष्य हूं, है ना। तो इसमें क्या भेदभाव बताइए। वही रंग रूप, वही सकल सूरत, वही इनके पास भी, वही हमारे पास भी है। तो इसमें क्या श्रेष्ठता वाली भाव, है ना। और दूसरा ये कि श्रेष्ठता तो हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, हम लोग पढ़ लिख करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्या, बताइए। अच्छा, कोई व्यक्ति का आपके जन्मजात श्रेष्ठ होते हैं बताइए, है ना। उसको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ती है ना भाई। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो एक जो विचारधारा है उससे प्रेरित नहीं रहना है। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ब्राह्मणवाद का मतलब आपके ब्राह्मण नहीं होता है ना, एक विचारधारा है कि अपने आप को उच्च बताना। ठीक है, तो क्रीमी लेयर समझ में आया। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म हम डालोगे तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अपवाद स्वरूप में बताया था ना कल। इसके अंतर्गत आपके सबसे पहले क्या है, 16 3 जोड़े थे। और राज्य के निवासी के लिए सरकार क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है, बताया था मैं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे राज्य के निवासी
हेतु, है ना, सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या बताया था बताइए? हाँ, राज्य स्तर की जितने भी योजनाएं होते हैं वो अपने राज्य के महिलाओं के लिए होते हैं या अपने राज्य के निवासी के लिए होता है। ठीक है, बताया था। छत्तीसगढ़ महातारी वंदन योजना है, वो केवल छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए है, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र वाले भी बांटेंगे, वहां के राज्य अपने राज्य वाले को दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये बताया था कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलेगा राज्य स्तर पर तो हाँ, तो हमारे राज्य के निवासी के लिए क्या है, 45 वर्ष है, वहीं अन्य राज्यों के निवासी के लिए वो 35 वर्ष हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां आप उदाहरण लिख लेना ना, आपके नौकरी में उम्र छूट दी जाती है ना, उम्र छूट, ये संबंधित आपकी उदाहरण है ये। ठीक है, आपको ये समझ के रखना है ना उदाहरण के रूप में। फिर आपके बाद में बोला था कि आरक्षण का व्यवस्था किए गए हैं 16(4) में, है ना। 16(4) क्या बोलता है? सामाजिक एवं शैक्षणिक, ध्यान रखेंगे ना, दो ही शब्द लिखा, देखो आर्थिक नहीं लिखा इसमें। इसमें क्या है तो हाँ, तो वही है एक प्रकार से ना, सेम ही है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, है ना, सेम ही है, पिछड़े वर्ग हेतु विशेष प्रावधान। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना भाई, गलत मत लिखना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े है ना, ये पिछड़े वर्ग हेतु विशेष प्रावधान। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर पिछड़े वर्ग का मतलब केवल ओबीसी नहीं है, कल भी बताया हूं, ओबीसी, एसटी, एससी, महिला, विकलांग, ये सब आपकी किस में आते हैं? पिछड़े वर्ग। मतलब जिनके साथ बहुत पहले से क्या हो रहा है, अवसर नहीं मिला या उनके साथ भेदभाव होते आया है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आपके सरकार क्या कर सकती है? विशेष प्रावधान कर सकती है। इसी को हम बोलते हैं सामान्य भाषा में आरक्षण। ठीक है, तो आरक्षण संबंधित प्रावधान किसमें बोलेंगे? तो 16(4), ये डेट याद है ना, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा कि आरक्षण का मतलब क्या, समझ में आ जाएगा? बता पाएंगे, समझा पाएंगे आरक्षण क्यों जरूरी और क्यों होना चाहिए, अगर ऐसे पूछेंगे तो? ठीक है, आप ये बोलेंगे कि आरक्षण में आपके सुधार होना जरूरी, हम मानते हैं कि सुधार होना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी एक वर्ग विशेष ऐसे कि बहुत पिछड़े समाज में। आप बस्तर में चले जाइए, बार बार बोला हूं, बस्तर को छोड़ो ना, यही आप 15-20 किलोमीटर अंदर किसी गांव में चले जाइए, जो अभी तक के हो सकते बलौदा बाजार आपके किसी कारण से साल में 1-2 बार आते होंगे कुछ बच्चे, उसको बलौदा बाजार मतलब जिला में आने का भी अवसर नहीं मिला होगा उसको। अगर वो बच्चे और आप दोनों मिलकर के अगर कंपटीशन करेंगे, ठीक है, किसी परीक्षा के लिए, तो आप ही तो आगे बढ़ेंगे ना भाई, उसको तो अवसर ही नहीं मिला है, वो आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। तो आरक्षण किसके लिए होना चाहिए? उनके लिए है आरक्षण, ताकि वो कम से कम हमारे साथ क्या कर सके? प्रतियोगी कर सके, है ना, कंपटीशन कर सके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, दो शब्द लिखे ना, सामाजिक और शैक्षणिक, है ना, मतलब सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव हुए हैं और शिक्षा में उसको क्या नहीं मिला है? अवसर नहीं मिला, पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। ठीक है, इतिहास में भी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, साहू सर तो पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन वहीं से चालू हुआ ना भाई, जब हमारे यहां आपके 4 प्रकार के वर्ण चालू हुए, ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पढ़ रहे हैं ना, वहां से भी समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे समाज में भेदभाव कैसे चालू हुआ है, वरना पहले भेदभाव नहीं था। वैदिक काल में आप देखें ना, वैदिक काल में भेदभाव था क्या? नहीं था। महिलाओं को वेद की रचना की अधिकार दिया गया था, साथ में मिलजुल कर रहते थे, सभी काम मिलजुल कर करते थे। जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महिलाओं के लाभ के दुनिया भर के नियम कानून, है ना, कि महिलाएं ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, 4 दीवारें में रहेंगी, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, पढ़ना लिखना बंद हो जाए, मतलब पढ़ना लिखना नहीं करेगी, ऐसे सब था ना। ठीक है, तो ये जो है सामाजिक भेदभाव आपके वहीं से चालू हुआ है, आज से हजारों साल पहले। ठीक है, और इसको हम लोग धो रहे हैं अभी भी। तो भाई हम लोग ये सामाजिक भेदभाव को हम ही लोग तो खत्म करना पड़ेगा ना, कि कोई दूसरा आएगा। भाई हम लोग अभी हैं, हमारे कर्तव्य है, ठीक है, समाज में हम कुछ अदा करें भूमिका। ठीक है, तो वो हमारा है ना, हमारी भूमिका के आधार पर हम उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके 16(4). अब देखो ये आरक्षण हो गया, किसको बोल रहा है? देखो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आपके आरक्षण के प्रावधान बोल रहा है। ठीक है,
तो आरक्षण हो गए, यहां सब दे दिए गए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपके अलग अलग वर्ग विशेष को अलग अलग आरक्षण दिए गए, है ना, ध्यान रखेंगे। ऊपर कर रहा हूं मैं इसको समझिए। अब आपके फिर आपके बाद में आपके लाएंगे आपके 16(4) का, ठीक है। ये आपके दिए गए आपके पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। तो पदोन्नति आरक्षण मतलब फिर से वही बोल रहा हूं, ठीक है, किसके आधार पर दिए गए? अगर किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व अगर बहुत कम है, कल समझाया था इसको, जैसे मान के चलो आपके कोई भी विभाग है ना, मान के चलो आपके पंचायत विभाग है ना, सरकार का पंचायत विभाग है। अब इसमें आपके जितने भी नौकरी में होंगे, ठीक है, तो उसको पहले क्या दिया जाएगा? चेक किया जाएगा कि कितने लोग आपके अलग अलग जाति धर्म वाले इसमें नौकरी में है पंचायत विभाग में, ठीक है। जैसे आपके यूआर वाले कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, यहाँ एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, इसमें महिला कितने हैं, विकलांग कितने हैं, ये सारी चीज को पहले चेक किया जाएगा। और इस चेक करने के आधार पर आपके क्या है कि अगर कोई भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, कोई भी अगर वैकेंसी अगर आती है, ठीक है, तो उस वैकेंसी के आधार पर आपकी इसका सीट को भरा जाता है। लेकिन केवल इसके आधार पर नहीं भरा जाएंगे, उस राज्य की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जैसे मान के चलो अगर छत्तीसगढ़ में अगर जनसंख्या में, ठीक है, अलग अलग जनसंख्या होंगे, है ना, जनरल का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा और एससी का अलग होगा, और विकलांग और महिला इसी में से आएंगे। अलग से सुना होगा, विकलांग भी आपके इसी में से आएंगे ना भाई, और महिला भी इसी में से होते हैं, ठीक है। तो इनके जनसंख्या के आधार पर आपका वहां का क्या चीज तय होता है? आरक्षण तय होता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ओबीसी को अभी 14% आरक्षण है, ठीक है, एससी वालों को केवल 12% आरक्षण है, ठीक है, एसटी को 32% आरक्षण है। क्यों है? क्योंकि देखो हमारे यहां जो एसटी है वो आपके लगभग जनसंख्या का 31.5% है। हमारे राज्य में अनुसूचित जनजाति, एसटी मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, अनुसूचित जनजाति, उनका जनसंख्या आपकी 31.5 है, ठीक है। और जो ओबीसी वाला, सॉरी एससी, ये आपके एसटी है ना, जो एससी है इसकी जनसंख्या लगभग 14% है ना, लगभग आपकी ये है 14 से 15% मान के चलो, 15% है ना, 1-8% ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी वाले हैं आपके, है ना, और यूआर है ना, अनरिजर्व, इसकी संख्या लगभग 3 से 5%। अब देखो एसटी आपकी 31.5, इनको मिला आपके आरक्षण मिला पूरा 32%। एससी वाले आप लोग लगभग 14 से 15%, ठीक है, इनको मिला है केवल आपका 12% आरक्षण, ठीक है। और अनरिजर्व है, इसको तो हमारे यहां राज्य में भी वो नहीं दिया गया है, आरक्षण ही नहीं है हमारे यहां, हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू नहीं किया गया इसको। जो ईडब्ल्यूएस जो है ना आरक्षण 10%, अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो वो आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, इसको मिला है आपके 14% आरक्षण, ठीक है। अच्छा इधर लिखेंगे ना 14% आरक्षण, और इसकी जनसंख्या कितना है जो बच गए वो पूरा ओबीसी है। अब देखो ये आपके 32 है, 32 और 14 कितना हो गया आपके 46 और ये 3-5 मतलब लगभग 51-52% है। तो लगभग ओबीसी वाला आपको मिलेगा लगभग, है ना, हाँ, मतलब 48 से लेकर आपके 50% के आसपास ये है, और हमको आरक्षण मिला केवल 14%। तो भाई राज्य की जनसंख्या के आधार पर क्या होना चाहिए? प्रतिनिधित्व होना चाहिए भाई। इनको अगर आप देखो एसटी आपकी कितना 31.5, इसको 32% मिला है, ये ठीक बात है, दिया भी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पिछड़े हैं हमारे समाज में भाई। बस्तर और सरगुजा संभाग पूरा आपके क्या है, एसटी क्षेत्र में आते हैं, ट्राइबल एरिया में। उनका अधोसंरचना विकास नहीं हुआ है, आप जानते हो, वहां आपके बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ चीज का ठिकाना नहीं है। तो अगर हम उसको आरक्षण नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे लोग? तो इसी कारण आपके क्या है, ये 32% आरक्षण दिए हैं, समझ में आ रहा है, और ये जरूरी भी है, ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि इनका आरक्षण का लाभ हम लोग चातर राज वाले ले रहे हैं भाई। एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, ठीक है, तो आपके सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, इनके लिए आया है एक्चुअल में आरक्षण, है ना, इनके लिए। लेकिन ज्यादातर लाभ कौन ले रहा है? इधर हम लोग बीच वाले, मैदानी इलाका वाले लोग, क्योंकि हम ही लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो इसी कारण देखना कई बार सरकार क्या करती है कि जब कोई विशेष वैकेंसी निकलती है
तो इस क्षेत्र के लिए अलग से वो आरक्षण कर देती है कि बस्तर के मूल निवासी या बस्तर संभाग के मूल निवासी ही फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा लिखा रहता है। देखें एक आध बार। अच्छा, अभी आपके शिक्षा कर्मी भर्ती आया है, ठीक है, टी संवर्ग करके लिखा है। देखें, ये टी संवर्ग का मतलब होता है आपके, यही आपकी क्या है, ये ट्राइबल एरिया के लिए। ये टी मतलब ट्राइबल एरिया के लिए, मतलब अगर आप लोग फॉर्म डालेंगे तो इसी क्षेत्र में क्या करेंगे, जॉब करेंगे, ठीक है। ये उसके लिए आपके आरक्षित है, समझ में आ रहा है। तो ये है, तो देखो ऐसे होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हमारे यहां। इसको बढ़ाने की कोशिश किया गया था 27%, ठीक है, लेकिन आपके ये नहीं बढ़े थे, ठीक है। तो ये आपके राज्य के ऊपर छोड़ दिए गए हैं बढ़ाना घटाना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यों इतना ही कम किया गया है, क्यों हम बढ़ा नहीं सकते घटा नहीं सकते, ऐसा, ठीक है, आरक्षण के बारे में। देखो आरक्षण जो है ना छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, अभी आपके पूरा जीवन पर्यंत ये चलेगा आरक्षण। आरक्षण समझ में आ रहा है ना, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब कभी आप बात करो तो स्पष्ट रूप से बात करो, फैक्ट के आधार पर। ऐसा नहीं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब क्यों पूछ रहे हैं तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो कम से कम अगर जब डिबेट होता है तो फैक्ट के आधार पर होना चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए, उसके आप कम से कम 5 कारण बताइए, और क्यों होना चाहिए उसके भी आप 5 कारण बताइए, समझ में आ रहा है। क्योंकि डिबेट जब होता है किसी भी चीज में तो तथ्यों के आधार पर होता है, ऐसा थोड़ी ना कि आपको बस ऊपर से आपका दिमाग क्लिक किया कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अब जब पूछ रहे कि क्यों नहीं होना चाहिए, उनको खुद ही नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, होना चाहिए उनको भी पूछ लो कि क्यों होना चाहिए, उनको भी नहीं पता है क्यों होना चाहिए, बस होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कम से कम आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि क्यों होना चाहिए, उसके कम से कम 3-4 कारण हो, और क्यों नहीं होना चाहिए उसके भी 3-4 कारण हो, और उस आधार पर फिर बीच का रास्ता निकलता है कि सरकार उसमें बदलाव करेगी कि नहीं करेगी, या सुधार करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि एक आरक्षण ऐसा चीज है कि कोई भी समाप्त अभी अचानक से नहीं कर सकते कोई भी सरकार, ठीक है। देश में हाहाकार मच जाएगा। ये केवल आपके एसटी एससी के लिए आपके क्रिमिनल का आपके वो लाए थे बिल, हाहाकार मच गए थे, वापस लेना पड़ा सरकार को, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है ना। तो ये क्या है आपके पदोन्नति में आरक्षण, है ना। तो मैं बताया हूं कि पदोन्नति मतलब पहले से यदि किसी विभाग में किसी वर्ग वाले की स्थिति अगर बहुत कम है, या उसका पोस्ट अगर कम है, तो जो वर्ग की पोस्ट कम है उसको हम डायरेक्ट पदोन्नति कर देते हैं। और ये पदोन्नति आपके मिलते हैं खास करके किसको, एसटी और एससी वर्ग वालों को आपके ना व्यवस्था किए गए थे, क्योंकि इन्हीं की जनसंख्या उस समय कम थी भाई। पढ़ने लिखने का मौका इन्हीं को हम लोग नहीं दिए थे, तभी तो इसकी आपकी स्थिति क्या थी, कम थी। तो इसी कारण इसको क्या है, पदोन्नति में आपके आरक्षण दिया गया था, ठीक है। फिर पदोन्नति आरक्षण के बाद आपके हम लोग फिर जोड़े हम लोग 16(4) खा, ये हम लोग जोड़े आपके बैकलॉग के पदों पर भर्ती, बैकलॉग, बैकलॉग पदों पर भर्ती संबंधित प्रावधान। इसको हम लोग कल एक शब्द बोले थे ना, बैकलॉग पदों को क्या बोलते हैं आपके, कुछ ठीक ठाक बढ़िया शब्द था, है ना। देखते हैं क्या शब्द था, तो अभी मेरे को याद तो नहीं आ रहा है। फंडामेंटल राइट, है ना। उसको एक शब्द बोला गया था ना, इसके लिए एक अच्छा शब्द था बैकलॉग के पदों के लिए, ठीक है, भर्ती संबंधित प्रावधान। ठीक है, चलो अभी यही लिख लेते हैं, है ना। बैकलॉग, बैकलॉग मतलब ये होता है, ये लॉग है ना, लोग नहीं है, बैकलॉग भर्ती संबंधित प्रावधान। इसका मतलब क्या होता है, इसको कल मैं बताया था आपको। जैसे अगर कोई वैकेंसी निकली, मान के चलो ना, आपके वैकेंसी निकले, मान के चलो 100 पोस्ट है, ठीक है। 100 पोस्ट हम आपके बढ़ जाते हैं, ये पोस्ट आप जानते हो, एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, और यूआर मान लो, है ना, जनरल, ठीक है। यूआर का मान के चलो आपके 30 पोस्ट है, ओबीसी का आपके 25 ले लो, ठीक है, एससी का भी आप 25 ले लो, ठीक है, और इसका आप ले लो आपके 20 ले लो, चलो ठीक है, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अब क्या होगा कि अगर किसी भी पद वाला ना, जैसे मान के चलो अगर एसटी वाले का अगर परीक्षा लिए गए, अब 20 सीट में से आपके केवल 15 लोग ही आपके क्या हुए, इसको भर्ती हुए, मतलब क्वालिफाई केवल 15 लोग हुए, 5 सीट क्या हो गए, बच गए। तो ये जो सीट जो बचेंगे, जब अगली बार जब भर्ती होगी तो इस सीट को हम एसटी के साथ जोड़ करके क्या करेंगे, बैकलॉग के रूप में हम उसको लाएंगे। और केवल ये एसटी के साथ नहीं होगा, सबके साथ ये होगा।
एससी में अगर जैसे मान के चलो 25 सीट है, इसमें से भरा मान के चलो 28 सीट भरा, 7 लोग क्वालिफाई ही नहीं पाए गए, समझ में आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में जो 7 सीट बचे गए आपके, जब भी भर्ती होगा, चाहे अगले साल हो, 2 साल बाद हो, चाहे 4 साल बाद हो, वो आपके बैकलॉग के पद के रूप में इसी वर्ग के साथ जुड़ करके आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। ओबीसी के साथ भी यही सेम होगा, तो इसको बोलते हैं आपके बैकलॉग का पद। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे चलते फिर आपके। ठीक है, फिर आप कहेंगे आपके 16 5, ठीक है, 3 4, उसके बाद आपके 5। ये आपके बोलता है कि धार्मिक न्यास या संस्थान में, ठीक है, कार्यरत व्यक्ति धार्मिक, ऐसा मत देखो, एक मिनट है ना, धार्मिक न्यास संस्थान या इसको एक मिनट ना, धार्मिक न्यास या संस्थान है ना, या मंदिर मस्जिद, इसको मंदिर मस्जिद मत लिखो जी, एक मिनट है ना, देख लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक शब्द देखते हैं। पदाधिकारी लिखा है ना, हाँ, धार्मिक संस्था संस्थान या सांप्रदायिक संस्था है ना, में पदाधिकारी उसी धर्म या संप्रदाय से होंगे, ये आपके बोला गया है। ठीक है, धार्मिक न्यास संस्था या संस्थान या सांप्रदायिक संस्था में पदाधिकारी है ना, पदाधिकारी मतलब होता है उसको आपके देख रेख करने वाले, है ना, वहां आपके काम करने वाले जो होंगे, तो वो आपके उसी धर्म या संप्रदाय के होंगे। ठीक है, ये शब्द वाले आपको समझ नहीं आएगा, अब इसको मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, इधर समझिए। ठीक है, मंदिर है कोई भी आपके, ठीक है, उसके बाद आपके अगर मस्जिद है, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, या चर्च है, या गुरुद्वारा है, तो उसमें जो आपके पूजा पद्धति करने वाले जो व्यक्ति होंगे, जैसे आपके मंदिर में कौन होते हैं? पंडित जी, ठीक है, और आपके मस्जिद में कौन होते हैं? मस्जिद के क्या बोलते हैं? चर्च के तो पादरी बोलते हैं, है ना, और गुरुद्वारा में आपके सिख धर्म का होगा, ठीक है, और आपके इसमें आपके मान के चलो आपका है ना, फादर तो उसी वाले के है, चर्च वाले को बोलते हैं। ठीक है, मस्जिद में मान के चलो आपके जो पूजा पद्धति करते होंगे ना, मेरे को लगता है कि शायद इसको है ना, मेरे को भी नहीं पता कि क्या बोलते हैं, तो है ना, मतलब एक प्रकार से मुस्लिम धर्म का पंडित मान लो, है ना भाई, वैसे ही बोलेंगे ना, ठीक है भाई, उसके धर्म का पंडित मतलब जो पूजा पद्धति करवाएंगे, तो ठीक है, तो ये मान के चलो कि वहां जो कार्यरत जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, वो आपकी क्या बोल रहे हैं कि उसी वर्ग होंगे। मतलब ये है कि मंदिर में जो पूजा पष्ट करवाएंगे या मंदिर का जो देख रेख करवाएंगे, वो कौन होना चाहिए? आपके हिंदू होना चाहिए, ये बोला गया। इसका मतलब ये लिखे ना, धार्मिक संस्था संस्थान या सांप्रदायिक संस्था में पदाधिकारी उसी धर्म या संप्रदाय के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मंदिर है और हम लोग आपके मुस्लिम को यहां सेलेक्ट कर दिए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, यही आपके देखो, ये आपके क्या, ये आपके अगर ये है ना मस्जिद है, तो मस्जिद में भी आपके जो भी है ना यहाँ धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, तो ये उसी वर्ग का होना चाहिए। मतलब कौन से? मुस्लिम होना चाहिए। वही अगर आप चर्च है, तो जो ईसाई धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति है, ठीक है, उसी वर्ग के होने चाहिए। और अगर सिख है, मतलब गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में भी आपके कौन होने चाहिए? सिख धर्म के व्यक्ति होने चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो ये बात तो हमको बहुत अच्छी लगती है कि ठीक भी है और होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है, आपको पता होना चाहिए केरल, कि केरल में आपके जितने भी आपके मंदिर है वो आपके राज्य सरकार के अधीन आते हैं, और वहां के जो पुजारी है, ठीक है, उनको राज्य सरकार पैसा देते हैं, और वो आपके पीएससी के थ्रू वहां लगते हैं नौकरी में। समझ में आ रहा है? केरल एकमात्र ऐसा राज्य है कि वहां आपके जो पूजा पश्च करेंगे ना, जितने भी मंदिर है, वो आपके गवर्नमेंट जॉब के तहत हो जाते हैं पूजा पश्च करने के लिए। पीएससी उसका कंडक्ट कराता है परीक्षा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ, बशर्ते ये कि उसमें आपके हिंदू धर्म वाले ही आपके परीक्षा में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। अब लेकिन हमारे यहाँ आपके एक भेदभाव ये भी है कि देखो, मंदिर का पूजा तो कौन करेगा, हिंदू बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू में भी आपके किसका एकाधिकार है कि नहीं है, बताइए। बोला गया कि हिंदू, तो हिंदू के अंतर्गत हम लोग सबके सब आते हैं। एसटी को भी हिंदू मानते हैं, एससी को भी मान रहे हैं, ठीक है। जैन को भी आपको माना जाता है हिंदू के अंतर्गत, ठीक है। सिख को भी माना गया है और बौद्ध धर्म वाले को भी माना गया है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो मंदिर में आपके पुजारी कौन मिलेंगे, केवल ब्राह्मण। तो ये तो एक प्रकार से जाति के स्तर पर क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। वरना आप देख लीजिए, आपके अगर ब्राह्मण ही कथा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, कथाकार या फिर जो भागवत गीता वगैरह करवाएंगे, कौन करवाते हैं, ब्राह्मण होते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू है, जैसे मान के चलो अगर ओबीसी वाले हैं, ब्राह्मण है, यादव है, ठीक है, या फिर आपके वर्मा है, साहू है, अगर ये लोग अगर कथा करवा देंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? आपको पता है अभी आपके मध्य प्रदेश में घटना हुआ था, उसमें आपके एक यादव आपके कथा कह दिए थे, है ना, तो उसका आपके सर और मुंडन कर दिए थे, उसके साथ आपके भेदभाव हो गया था। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपकी ये एकाधिकार हमको दिखाई देता है, किसका, ब्राह्मण वर्ग का। ये होना चाहिए आपकी हिंदू मतलब कोई भी हो सकते हैं पूजा पश्च, लेकिन ज्यादातर आपके क्या देखेंगे, ब्राह्मण होते हैं। होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। किसी गांव विशेष में आप देखेंगे तो भले नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपके इसका एकाधिकार किसका होता है, ब्राह्मण का ही होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके बोला गया इसी को है ना, कि धार्मिक न्यास या संस्थान या सांप्रदायिक संस्था है ना। यहां पर सांप्रदायिक संस्था का मतलब यही है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, ठीक है। इसके जो पदाधिकारी होंगे, है ना, मतलब यहां क्रियाकलाप करने वाले कौन होंगे, उसी धर्म या उसी संप्रदाय से होने चाहिए, ये आपके बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर आपके आरक्षण की बात की गई है, धार्मिक स्तर पर आरक्षण। आगे चलते हैं आपके, ये बताइए आर्टिकल 16 का भाव आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। लोक नियोजन के पद पर अवसर की समता, ये बोल रहा है, मतलब सभी स्तर पर समान अवसर सभी व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। ये आपके सुनिश्चित करता है कौन, आर्टिकल 16, ठीक है। और 16 के आधार पर आपके संविधान सुनिश्चित करता है, लेकिन समाज अभी भी सुनिश्चित नहीं करता है। समाज आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, करता है क्या बताइए, नहीं करता है, ठीक है। तो समाज भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे समाज क्या होता है, प्रोग्रेसिव होते हैं, धीरे धीरे सुधार होता है ना। ऐसे थोड़ी ना कि आपके एक ही बार में सुधार हो जाएगा, आप निकल गए लाठी लेकर के एक ही दिन में सुधार कर दूंगा करके, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे सती प्रथा भी था और विधवा विवाह भी निषेध था, पता है, हजारों सालों से चल रहा था, लेकिन हम लोग एक दिन में थोड़ी ना समाप्त किए, धीरे 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 करते करते हम लोग आपके समाप्ति है उसको। तो वैसे ही आपके ये जो सामाजिक भेदभाव ये भी आपकी क्या होगा, धीरे धीरे ही भेद, है ना, समाज होगा, ठीक है। 16 नंबर आपके हैं, 16(6) है ना, ये आपके हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपके आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण, ठीक है। और ये आपके इसको बोलते हैं आपके ईडब्ल्यूएस भी बोलते हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण ऐसा बोला जाता है ना। कई लोग इसके लक्षण के कारण इसको ना सुदामा कोटा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो शब्दावली का चयन अपने स्तर पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके बोला जाता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आरक्षण इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसको बोलते हैं ना। और ये कितना परसेंट है, तो 10% तक है ये आरक्षण, क्या दे सकता है, 10% तक आरक्षण सरकार दे सकती है, ठीक है। कब लागू किया, तो इसको 101 लिखेंगे इसको ना, इंपॉर्टेंट, 101 संविधान संशोधन कब, 2015 है ना, 15 या 16 है, देख लेते हैं एक बार, नहीं सॉरी 2019 में, ठीक है। 101 संविधान संशोधन 2019, ये ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग इसको शामिल किए हैं।
अब फिर से समझा रहा हूं इसको, ये 10% तक आरक्षण मतलब होता है कि राज्य की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है आरक्षण। जैसे हमारे यहां मैं बताया, हमारे यहां भी ये लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर भविष्य में लागू करेंगे सरकार तो हमारे राज्य की जो जनसंख्या उसके आधार पर वो लागू करेंगे। अभी बताया मैं, हमारे यहां आपके राज्य में आपके जर्नल कितने हैं, लगभग 3 से 5%। तो इनको जो आरक्षण दिया जाएगा वो इतने के आसपास मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे यहां पास, ईडब्ल्यूएस का मतलब केवल जर्नल वाले ही इसमें आपके फॉर्म नहीं डालते हैं, कोई भी वर्ग वाले डाल सकते हैं। इसमें आपके क्या है, ओबीसी भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, एसटी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, और आपके यूआर, ये सब के सब इसको है ना बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और इसके आधार पर आप क्या ले सकते हैं, आरक्षण ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बना सकते हैं। तो कोई एसटी वाला है मान के चलो, ठीक है, अब ये इनकी जो आप मान के चलो अगर आय बहुत ज्यादा है, ठीक है, आय अधिक है, ठीक है, और इनका आपके जातिगत वाले वो नहीं बना है जाति प्रमाण पत्र, तो भाई अगर आपको जाति का लाभ लेना है तो आपको पहले जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो ये जो व्यक्ति आपके कहां से डाल सकता है, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाल सकता है। समझ में आ रहा है, वही सेम कंडीशन इनके लिए भी है। जैसे ओबीसी वाले हैं, मान के चलो कोई साहू है तो ओबीसी फॉर्म डालेंगे, लेकिन उसके पास जाति का सर्टिफिकेट ही नहीं है और उसके पिताजी का आय भी बहुत ज्यादा है, या आय अगर मान के चलो कम भी है, तब भी वो किस में डाल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का फायदा ले सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब केवल यूआर नहीं है, इसमें सभी व्यक्ति के लोग क्या है, अपना ईडब्ल्यूएस का है ना सर्टिफिकेट बना करके इसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपके ईडब्ल्यूएस वाले ही मतलब आर्थिक रूप से कमजोर जर्नल वाले ही इसका भी फायदा ले रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, यहां भी आपको भेदभाव बता रहा हूं, यहां डिस्क्रिमिनेशन क्या है। देखो ओबीसी वाले को क्या बोला गया, ओबीसी वाले में 2 प्रकार के हैं, एक आपके क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर हम उसको बोलते हैं जिसके पिताजी का आय 8 लाख से अधिक है, ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर उसको बोलते हैं जिसके पिताजी का आय 8 लाख से क्या है, कम है। लेकिन यहां पास ईडब्ल्यूएस में बोला गया कि है ना 8 लाख से ऊपर वाले की भी क्या बन सकती है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण बन सकता है। यहां बोल रहा है कि 8 लाख से अगर अधिक है, ठीक है, तो आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, यही बोल रहे हैं। लेकिन आप यहां आपके क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी आय 8 लाख से अधिक है तो आप इसको बनाकर किसका फायदा ले सकते हैं, आप समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां आपकी क्या बोला गया है, 8 लाख से अधिक अगर है तो ये बोला गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके भेदभाव वाले, अगर यहां 8 लाख को अगर मान्य किया तो यहां भी मान्य कर लेना था। समझ में आ रहा है ना भाई, 8 लाख यहां भी आप बोल रहे हैं तो यहां भी 8 लाख है। ठीक है, अगर यहां मान्य है तो यहां भी 8 लाख को मान्य करना था, लेकिन यहां मान्य नहीं किया। यहां अगर 8 लाख अगर है पिताजी की आय तो आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन यहां अगर 8 लाख से अधिक है तो उसको आपके ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा भेदभाव, कि एक व्यक्ति का पिताजी का आय 8 लाख से अधिक है, उसको आपके क्या मिल रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपकी क्या मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, और एक पिताजी का 8 लाख से अधिक है ओबीसी वाले, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ भाई, अगर 8 लाख यहां भी बाउंडेशन तो यहां भी कर देना था, इसके भी पिताजी का 8 लाख से अधिक होगा तो इसको भी आरक्षण देना था, लेकिन यहां आरक्षण नहीं दे रहा है, यहां आरक्षण दे रहा है। तो ये एक प्रकार से यहां पास थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। अब लोग इसको समझ रहे हैं नहीं समझ रहे वो बात की बात है ना, सरकार तो ले आया है इसको बिल को, है ना, पास भी हो चुका है और धूमधाम से चल भी रहा है। ठीक है, अरे यार मैं मिटाने देख रहा था, इसी में मिटाना है मेरे को तो, है ना। छोटा छोटा पॉइंट है, देखो आरक्षण का मैं इतना डिटेल से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है ना, और ये आपको जीवन पर्यंत आपको उसके है ना झेलना पड़ेगा आपको आरक्षण का। अभी आपको पता है, अभी जस्ट अभी कुछ कुछ राज्यों में आपके यूजीसी का विरोध चल रहा है, अभी राजस्थान में चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझना, वो आरक्षण से ही आया वो समस्या, यूजीसी का समस्या क्यों लाए गए, क्योंकि बहुत सारे एसटी एससी और ओबीसी वर्ग का मानना है कि कॉलेजों में आपके एसटी एससी ओबीसी के साथ भेदभाव होता है, और वो जो भेदभाव होता है उसको सुनवाई नहीं की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपके सरकार ने बिल लाए थे, यूजीसी बिल, कि अगर इस वर्ग विशेष वाले के साथ एसटी एससी ओबीसी के साथ यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसकी सुनवाई त्वरित की जाएगी। ठीक है, और उसके लिए आपके एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी आपके जांच करेंगे, और जांच के बाद आपके 15 से 20 दिन के भीतर, है ना, उसमें आपके टाइमलाइन लिखा हुआ है,
तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी व्यक्ति अगर भेदभाव करेंगे उसको तुरंत जेल वगैरह होगा, रेस्ट्रिगेट किया जाएगा। दुनिया भर के उसमें कानून में है। तो जो जर्नल वाले उसका विरोध कर रहे हैं कि ये आपके क्या है, ये गलत है, ये जो यूजीसी बिल लाए हैं, भाई सरकार लाए हैं, ठीक है, और वो किसके खिलाफ लाए हैं? कोई भी व्यक्ति अगर भेदभाव करेगा तो ये लाए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपके उसको जर्नल वाले जो आपके हैं उसको विरोध कर रहे हैं यूजीसी का। तो बंद हो गया था ना सर? नहीं, बंद नहीं हुआ, उसको लागू कर दिए हैं, ठीक है। अब उसी का आपके विरोध चल रहा है वो। तो ये सारी चीज को आपको क्या है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर रहा हूं, पूरा चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। क्या क्या हम लोग पढ़े, देखो आर्टिकल 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ही पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन इससे कम से कम 1000 गुना आपको मैं समझा दिया हूं कि इसका एक एक चीज का भाव मतलब क्या है। ऐसे काम ही करोगे, मार खाने वाला तो है कि नहीं, ठीक है। अब ये सबका अपना अपना मोटो भाई, किसी को किसी के शब्द अगर नहीं पसंद आ रहा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मार करने की बात कर रहे हैं ना, कोई स्याही फेंक देता है, कोई जूता फेंक देता है, नहीं देखे सीजीआई के ऊपर जूता फेंके थे, ठीक है। कोई थप्पड़ मार रहे हैं, कोई गोली मार देता है, कोई चाकू मार रहा है, नहीं मार रहा है, बताइए। तो भाई किसी व्यक्ति को अगर किसी का बात अगर नहीं पसंद आ रहा है, देखो लोकतंत्र का मतलब ये होता है ना कि ये और मैं दोनों इंसान हैं, लेकिन इसके बातों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों एक साथ हैं। भाई इसके विचारधारा है ना, इसके मत है, ये बिल्कुल अलग है, और मेरी विचारधारा, मेरे जो मत है वो बिल्कुल अलग है, उसके बाद भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं। इसको बोलते हैं लोकतंत्र। लेकिन अभी वर्तमान में अब धीरे धीरे हमारा लोकतंत्र क्या हो रहा है, डगमगा रहा है। क्यों क्यों डगमगा रहा? क्योंकि जो नेता लोग हैं ना, लोग हमारे मन में पूरे जहर भर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आपको हिंदू है तो आपको मुस्लिम के खिलाफ आपको जबरदस्ती है ना बोल रहे हैं कि नहीं मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम वाले तो हिंदू खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक। और दोनों के बीच में फिर तनातनी हो रहे हैं। ये लोग अपने मौज कर रहे हैं, नेता लोग एक साथ बैठ करके, और आप लोग को लड़वा रहे हैं, नहीं लड़वा रहे हैं, बताइए आप लोग, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि कोई भी जो विचारधारा होता है ना लोकतंत्र में, या क्या होता है कि आपका मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था मतभेद भले होगा, ठीक है, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। इसी कारण आप देख लेना, एक ही परिवार में कई बार आप देखेंगे कि ना, अब जैसे मेरे मम्मी पापा का जो मेरे से और मेरे मम्मी पापा का जो मैच ही नहीं खाता है धार्मिक स्तर पर, धार्मिक मामले में वो लोग का सोच विचार अलग है, मेरा विचार अलग है। तो क्या मैं उससे अलग हो जाऊं कि वो लोग मेरे को मारेंगे पीटेंगे? बताइए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा भाई, है ना। हम लोग का मतभेद है, मन भेद नहीं है ना। हम लोग का, उसका अधिकार अलग है, मेरा अधिकार अलग है, आपका अधिकार अलग है, ठीक है। अब आप किसी है ना, किसी दूसरे के विचार से अगर असहमत है तो आप असहमत हो जाइए, लेकिन आप कुछ उलूल जुलूल हरकत मत कीजिए मार खाने वाला। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्टिकल 16 इसका पूरा भाव आपको समझ में आना चाहिए। आरक्षण क्यों दिया गया है, क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां हो सकता है किसी पिताजी का आय है ना 8 लाख से ऊपर होगा तो उसका आरक्षण नहीं मिल रहा होगा, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये थे आपके आर्टिकल 16। चलिए आगे चलते हैं। हम आपके लिख लिए कि नहीं लिखे थे? इसको लिख लिए हैं, है ना। आगे चलते फिर, है ना। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 क्या बोलता है बताइए? हाँ, अस्पृश्यता, ऐसा लिखे ना, अस्पृश्यता संबंधित निषेध का प्रावधान, निषेध का प्रावधान, ठीक है। अस्पृश्यता संबंधित निषेध का प्रावधान, ठीक है। तो अस्पृश्यता मतलब होता है आपके छुआछूत, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, छुआछूत। है ना, अस्पृश्यता संबंधित निषेध का प्रावधान, ठीक है। तो यहां पास आप लिखा गया है, ठीक है, कि राज्य किसी भी स्तर पर, राज्य किसी भी स्तर पर छुआछूत संबंधित छुआछूत संबंधित, है ना, राज्य किसी भी स्तर पर छुआछूत संबंधित घटना, है ना, छुआछूत संबंधित आचरण लिखो, है ना, घटना क्यों, आचरण,
आचरण का निषेध करेगा। ठीक है, निषेध करेगा। राज्य किसी भी स्तर पर ये अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, है ना, ध्यान रखेंगे। तो छुआछूत संबंधित आचरण का निषेध करेगा। ठीक है, दूसरा आपके इसके लिए आपके एक अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया। ठीक है, 1955 में। तो इसको लिख लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपके। नागरिक अधिकार अधिनियम इसको बोलते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता एक्ट 1955। बाद में इसको बोला गया था आपके नागरिक अधिकार एक्ट। नागरिक अधिकार एक्ट इसको हम लोग बाद में नाम दिए थे, है ना, है ना। तो राज्य किसी भी स्तर पर छुआछूत संबंधित आचरण का निषेध करेगा। ठीक है, और इसके लिए आपके सरकार ने क्या बनाया है, कानून बनाया है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। और 1955 और याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले पढ़े हैं, नागरिकता अधिनियम 1955, वो भी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो इसी को बाद में लोग चेंज किए, नागरिक अधिकार अधिनियम इसको बोलते हैं ना, 1955। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अस्पृश्यता को इस आर्टिकल के अंतर्गत आपके कोई सी भी प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ लिखेंगे छुआछूत, छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें आपके क्या प्रावधान है। ठीक है, यही आपके हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके क्या है, इस आर्टिकल में हमको गांधी और नेहरू के आपके नैतिक विचार भी हमको दिखाई देते हैं, तो उसको लिख लेना ना। इस अनुच्छेद के तहत हमें गांधी एवं नेहरू के नैतिक विचार, मोरल वैल्यूज को बोलते हैं ना, नैतिक विचार, नैतिक विचार दिखाई देते हैं। ठीक है, नैतिक विचार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 बोलता है आपके अस्पृश्यता संबंधित निषेध। मतलब यह है कि समाज में चाहे व्यक्तिगत हो चाहे राज्य स्तर पर हो, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत संबंधित भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें पूछा गया है ना कि इसमें परिभाषित इसको किया गया कि नहीं किया गया, कि छुआछूत मतलब क्या। तो छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसके भाव के आधार पर हम पहचान जाते हैं कि छुआछूत मतलब क्या। जैसे आप किसी को जाति के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, छुआछूत है। यदि आप किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या है, ये छुआछूत है। अगर आप किसी को लिंग के आधार पर भेदभाव करें, जैसे बोलते हैं ना कि महिलाओं के ऊपर आप देखना ज्यादातर आपके तंज कैसे जाते हैं, नहीं देखे हैं, ज्यादातर चुटकुल आपके महिलाओं के ऊपर होते हैं, नहीं होते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, ये भेदभाव की निशानी ही है। ठीक है, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या आपके जन्म के स्थान के आधार पर, या आपके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, जैसे विकलांग है, तो अब विकलांग है करके आप भेदभाव थोड़ी ना करेंगे, भाई प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है, ऐसे ही होगा ना भाई। ठीक है, कि आप उसके साथ भेदभाव करेंगे, या अमीर या गरीब के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। तो किसी भी स्तर पर, इसमें लिखा ना कि राज्य किसी भी स्तर, यहां पर राज्य का मतलब केवल राज्य नहीं, ये नागरिक के लिए भी निर्देश है। राज्य हो, समाज हो, चाहे नागरिक हो, किसी भी स्तर पर छुआछूत संबंधित आचरण का क्या करेगा, निषेध करेगा। ठीक है, और अगर ऐसे कोई काम करते तो उसको पर इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा, कानूनी कार्यवाही की जाती है। ये मामूली कार्यवाही नहीं है। और इसमें आपके ना देखो, पहले आपके अस्पृश्यता एक्ट लाए गए थे, तो इसमें आपके एसटी और एससी वर्ग के खिलाफ थोड़ा ठोस कानून बनाए गए थे। बाद में आपके इस एक्ट को यह नाम दिया गया नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है, और इसमें आपके सभी वर्ग को शामिल किया गया है। सभी वर्ग मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के साथ, किसी के साथ भी किसी भी स्तर पर यदि भेदभाव होता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, कानूनी कार्यवाही होता है। समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि इस अधिनियम के तहत हमें आपके किसके किसके दो जने के विचारधारा हमको दिखाई देते हैं, गांधी जी और नेहरू। नेहरू का तो पूरा, सॉरी नेहरू नहीं है, ये अंबेडकर है, गलत, सॉरी ये गलत लिखा गया ना, अंबेडकर है ये।
अंबेडकर कीजिए इसको, है ना, गांधी और अंबेडकर है, ठीक है। हाँ, तो गांधी और अंबेडकर की विचारधारा हमको दिखाई देते हैं। तो कैसे पता है? तो देखो, अंबेडकर का पूरा जीवन ही आपके क्या था, छुआछूत को दूर करने के लिए इन्होंने काम किए हैं, किए कि नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि समाज में, उस समय के भारतीय समाज में एक वर्ग विशेष के साथ पूरा लंबे समय से क्या होते आया था, भेदभाव होते आ रहा था। तो उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित किए थे। गांधी जी आपके, है ना, गांधी जी भी आपके बाद में जब आए अफ्रीका से पढ़ लिख करके, ठीक है, तो उनको भी ये समझ में आया कि भारतीय जो समाज है आपकी किसमें जकड़ा हुआ है, छुआछूत संबंधी, है ना, जातीय आधार पर छुआछूत में जकड़ा हुआ है, तो इनको एक कैसे किया जाए। तो इसी के लिए इन्होंने भी आपके, है ना, लड़ाई लड़े थे। या फिर अस्पृश्यता अधिनियम आपके, सॉरी, छुआछूत से संबंधित आपके वो किए थे 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन सुने हैं? उसका जब द्वितीय चरण चालू होता है तो उसमें आपके यही काम करते हैं गांधी जी समाज में जो भी आपके भेदभाव इसको दूर करने का काम करते हैं वो 1932 में। और 1932 में एक बार हमारे छत्तीसगढ़ भी आए थे गांधी जी, छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, 2 बार आए हैं गांधी जी छत्तीसगढ़, ठीक है, 1920 में और 1932 में, ठीक है। तो ये थे आपके 17, है ना। आपको बस ये याद रखना ना मेन चीज कि आर्टिकल 17 क्या बोलता है, क्या बोलता है, तो छुआछूत संबंधित, है ना, प्रावधान को निषेध करता है, ठीक है। चलिए ठीक फिर, है ना, ठीक, थैंक यू फिर।